Good morning, everyone. Today we are going to discuss a very important topic, that is sites and methods of assessing body temperature. कौन से ऐसे साइट्स होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर को एसेस कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है मेजर कर सकते हैं, या फिर बॉडी टेम्परेचर जो पेशेंट का है उसको चेक कर सकते हैं. द नर्स इज एक्सपेक्टेड टू चूज एन अप्रोप्रिएट साइट एंड द करेक्ट इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, इंस्टीट्यूशन पॉलिसी एंड फिजिशियंस ऑर्डर. ठीक है. एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ नर्सिंग स्टाफ, एज अ नर्स आपने क्या करना है, आपके साथ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक अप्रोप्रिएट साइट चूज़ करें, एक अप्रोप्रिएट एक जो है करेक्ट इक्विपमेंट जो है आप चूज़ करें. वो डिपेंड करेगा जो आप ये साइट अप्रोप्रिएट साइट चूज़ कर रहे हो, ये जो इक्विपमेंट आप चूज़ कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे. से फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को कोई भी ऑरल डिजीज़ है, ठीक है, या फिर पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आप ऑरल रूट जो है उसके थ्रू टेम्परेचर चेक कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जब तक आप ऑक्सीजन चेक करोगे, जब तक आप टेम्परेचर चेक करोगे, थर्मोमीटर माउथ में रखोगे, तब तक जो है पेशेंट की बॉडी में जो है पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी. तो वहाँ पे आप जो है क्या नहीं कर सकते, ऑरल रूट को चूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. और इंस्टीट्यूशन पॉलिसी पे भी डिपेंड करेगा, हॉस्पिटल पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, है ना. उस हिसाब से चेंज होगा आपका ये साइट चूज़ करना, इक्विपमेंट चूज़ करना. ठीक है. और कभी कभार जो है फिजिशियन ऑर्डर या फिर डॉक्टर के ऑर्डर पे भी जो है प्रेस्क्रिप्शन पे भी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा. Then factors affecting site selection. It includes the patient's age, state of consciousness, amount of pain, and other types of treatment being provided. ठीक है. मतलब साइट सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंट की एज देखनी है. छोटे बच्चे में चूंकि रेक्टल रूट यूज़ करना रिस्की होता है, तो आपने वहाँ पे जो है ध्यान रखना है. छोटे बच्चे में आपने रेक्टली जो है आपने थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर नहीं देखना है बच्चे में. ठीक है. या फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस देखनी है ना. अगर पेशेंट बेहोश है तो ऑरल बिल्कुल भी अवॉइड करना है. या फिर पेन देखनी है पेशेंट में. अगर पेशेंट को किसी जगह पे दर्द हो रहा है तो उस जगह पे आप थर्मोमीटर यूज़ नहीं करेंगे. और उसके बाद ट्रीटमेंट भी देखना है. जैसे अगर ऑक्सीजन मास्क लगा है ना, ऑक्सीजन मास्क से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो उस टाइम पे आपने क्या करना होगा, आपने वहाँ पे आपने जो है ऑरली जो है वहाँ पे आपने क्या नहीं करना है, टेम्परेचर चेक नहीं करना है. क्योंकि जितनी देर में आप मास्क उठाओगे, ठीक है, मास्क उठाओगे पेशेंट का, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा था मास्क के थ्रू, तो उस टाइम पे ब्लड स्ट्रीम में जो ऑक्सीजन जा रहा था अब वो नहीं होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है ऑक्सीजन में. तो इसीलिए जो है वहाँ पे कंट्रा इंडिकेटेड होता है. ठीक है. ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं किसको, साइट सिलेक्शन को. ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे ये जो डिब्बे में हर एक बुक में ये डिब्बे में कुछ लिखा होता है. यहाँ पे हाई टिप लिखा है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो इनको ध्यान रखना. ठीक है. क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट द साइट ऑफ द मेजरमेंट अलॉन्ग विद द रिजल्ट टू एंश्योर एक्यूरेट कंपैरिजन ऑफ डाटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ आपने क्या नहीं करना, जो आपको रीडिंग आई वही लिख देना काफ़ी नहीं होगा. हमेशा आपने क्या करना है, साइड भी जो है वो मेंशन करनी है. जैसे अगर आप ऑरली चेक कर रहे हो टेम्परेचर, तो ORAL लिखना है, ऑरल, और उसके साथ कितना टेम्परेचर है. जैसे ऑरल चेक कर रहे हो, ऑरल लिखना है ऐसे, और टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 37.2 डिग्री सेल्सियस आया, ऐसे आपने लिखना है. या फिर एक्सिलरी लिख लो, तो AXILLARY लिखा एक्सिलरी, उसके बाद टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आया 36.8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो इस तरीके से आपने लिखना है. साइड भी लिखनी है, ताकि जो है क्या हो, क्योंकि हर साइड का जो नॉर्मल रेंज होता है वो डिफरेंट होता है ना, थोड़ा सा डिफर करता है. अगर साइड जो है वो आप नहीं लिखोगे तो कंपैरिजन करते वक्त जो है वो गलत डाटा हमारे पास आ सकता है, तो कंपैरिजन सही से नहीं होगा. इसीलिए यहाँ पे जो है आपने ऐसे लिखना है. देन उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्डिंग्स यूजिंग टू डिफरेंट साइट्स इज अ टेक्निक फॉर डबल चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एन अनयूजुअल मेजरमेंट. मतलब अगर आपको कभी कोई रीडिंग जो है वो एबनॉर्मल लग रही है, ठीक है, कोई भी रीडिंग आपको एबनॉर्मल लग रही है, जैसे अगर आप ऑरली टेम्परेचर ले रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है, ऑरल टेम्परेचर आपने देखा वो 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो कंफर्म करने के लिए आप जो है एक और साइड पे क्या कर सकते हो, रीडिंग ले सकते हो. जैसे एक्सिलरी हो गया, टेम्परिंग मेम्ब्रेन के थ्रू ले सकते हो. इससे क्या होगा, इससे हमें एक श्योरिटी मिलती है कि रिकॉर्डिंग जो है क्या वो करेक्ट है या कोई भी एरर हो गया है. ठीक है, ये कहने का मतलब है. देन उसके बाद हमारा सबसे पहला जो है मेथड होता है ऑरल टेम्परेचर. ठीक है. ऑरल टेम्परेचर का मतलब क्या है, It means checking the body temperature of patients through oral route by placing the bulb of the thermometer under the tongue of the patient. इसका मतलब क्या है, जब बॉडी टेम्परेचर हम चेक करते हैं, कैसे करते हैं, ऑरल रूट के थ्रू. मतलब कि हम थर्मोमीटर को कहाँ पे रखते हैं, टंग के नीचे, साइड ऑफ द फ्रेनुलम पे रखते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो रख रहा है ना, इनने साइड ऑफ द, ये फ्रेनुलम होता है जस्ट बीच में टंग के नीचे, तो यहाँ पे इनने थर्मोमीटर रखा है, टिप ऑफ द थर्मोमीटर, बल्ब रखा है यहाँ पे साइड ऑफ द फ्रेनुलम पे. यही होता है ऑरल रूट. ठीक है. फॉर ऑरल साइड के लिए प्लेस द थर्मोमीटर एट द बेस ऑफ द टंग, साइड ऑफ द फ्रेनुलम. ठीक है. बेस ऑफ द टंग पे रखोगे, साइड ऑफ द फ्रेनुलम पे. ठीक है. एंड वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स, एंड 2 से 3 मिनट तक आप वेट करोगे अगर ये गिलास थर्मोमीटर है. ठीक है. देन बट विद डिजिटल थर्मोमीटर, अगर ये डिजिटल थर्मोमीटर है, प्लेस ऑन द सेम प्लेस पे आप थर्मोमीटर रखोगे, बट
आपने वेट करना है जब तक साउंड आएगा, है ना, बीप साउंड आता है। तो नॉर्मली देखा गया मोस्ट ऑफ द थर्मोमीटर जो है विद इन 60 सेकेंड जो है वो बीप करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कौन सा थर्मोमीटर है, अगर ग्लास थर्मोमीटर है 2 to 3 मिनट्स आप वेट करोगे जब आप इसको टंग के नीचे रखोगे, और अगर डिजिटल थर्मोमीटर है तो लेस देन 60 सेकेंड्स तक आप वेट करोगे, क्योंकि उसी टाइम में जो है क्या आता है, एक साउंड आता है, तो बीप साउंड आता है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे देखोगे ऐसे टेम्परेचर लिया जाता है। अब कौन से पॉइंट जो है वो आपने रिमेंबर करने हैं, है ना, वाइल सिलेक्टिंग साइट फॉर ऑरल टेम्परेचर, ठीक है। क्या क्या याद रखना है व्हेन सिलेक्टिंग द ऑरल साइट, ठीक है। जब आप ऑरल साइट सिलेक्ट करते हैं, द पेशेंट मस्ट बी एबल टू क्लोज हिज और माउथ अराउंड द प्रोब, ठीक है। क्या क्या मतलब है, मतलब अगर पेशेंट अपना माउथ जो है वो प्रॉपरली जो है क्लोज नहीं कर पाता, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऑरल साइट जो है सूटेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे जैसे हो गए, है ना, छोटे बच्चे लेस देन 5 ईयर्स, पेशेंट्स हु आर अनएबल टू फॉलो डायरेक्शन एंड कंफ्यूज पेशेंट एंड इरिटेबल पेशेंट्स, ठीक है। बच्चे जो 5 साल से छोटे होंगे, कंफ्यूज पेशेंट्स या जो इरिटेबल होते हैं, उनमें ऑरल थर्मोमीटर जो है वो अवॉइड करते हैं, ऑरली हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ ए पेशेंट हैड ईदर, ठीक है, हॉट और कोल्ड फूड और फ्लूइड्स or has been smoking or chewing gum, the general recommendation is to wait for 30 minutes to allow the oral tissues to return to normal temperature। मतलब क्या है, अगर पेशेंट ने अभी अभी गर्म या ठंडा खाना खाया होगा, कोल्ड या फिर हॉट ड्रिंक पी होगी, स्मोक किया होगा या च्युइंगम खाई होगी, तो डायरेक्टली जो है ऑरल टेम्परेचर लेने से जो है रीडिंग गलत आएगी। तो क्या होगा, जनरल रिकमेंडेशन क्या है, जनरल रिकमेंडेशन ये कहती है कि आप 30 मिनट तक जो है आप वेट करोगे, और उसके बाद जो है ताकि इन 30 मिनट्स में क्या होगा, जो ऑरल टिश्यूज़ होंगे वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑरल टेम्परेचर जो है वो चेक करोगे, ठीक है। सॉरी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, यहाँ पे पहुँचा है ना, ये पॉइंट मैं बता रहा था यहाँ पे आपको, अब ये है, ठीक है, ऑरल टेम्परेचर। देन ऑरल टेम्परेचर शुड नॉट बी टेकन इन people with disease of the oral cavity, in those who had surgery of the nose or mouth, or when there is a risk of scissors, ठीक है। ऑरल टेम्परेचर उन पेशेंट्स में नहीं लेना चाहिए जिनको माउथ या फिर ऑरल कैविटी की डिजीज़ हो, नोज या माउथ की सर्जरी हुई हो या सिजर्स का रिस्क हो, तो उनमें आपको ऑरल टेम्परेचर या फिर ऑरल थर्मोमीटर यूज़ नहीं करना, क्योंकि इन कंडीशन में क्या होगा, थर्मोमीटर रखना जो है वो डेंजरस हो सकता है या फिर इनएक्यूरेट रीडिंग आ सकती है, तो इसीलिए आपने वहाँ पर ये यूज़ नहीं करना है। ऑरल टेम्परेचर्स शुड नॉट बी असेस्ड इन पेशेंट्स, ठीक है, ऑरल टेम्परेचर शुड नॉट बी असेस्ड, दिख रहा है, oral temperature should not be assessed in patients receiving oxygen by mask, because the time it takes to assess a reading is likely to result in a serious drop in the patient's blood oxygen level। मतलब अगर पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगा है तो ऑरल साइट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग लेने से क्या होगा, रीडिंग लेने में जो टाइम आपको लगेगा तो उससे क्या होगा, उस टाइम में क्या होगा, पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल जो है वो डेंजरस तरीके से गिर सकती है ना। जिस टाइम पे आप ऑरल थर्मोमीटर यूज़ करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क उस टाइम तो यूज़ कर ही नहीं सकते, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत डेंजरस तरीके से गिर सकती है और पेशेंट की जो है ऑफ कोर्स डेथ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इमेज दिखाई है उन्होंने, है ना, प्लेस ए एंड बी दिखाया है, मतलब इस इमेज में क्या दिया है, प्लेसमेंट ऑफ थर्मोमीटर वाइल चेकिंग ऑरल टेम्परेचर, ठीक है ना। यहाँ पे साइड ऑफ द फ्रेम में इन्होंने रखा है, फिर उसके बाद उन्होंने माउथ बंद किया है ना, पूरी तरीके से जो है माउथ को, इस थर्मोमीटर को कवर करना है, ठीक है, ताकि रीडिंग्स जो है वो एक्यूरेट आ सकें, ठीक है। ये इमेज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये ऑरल टेम्परेचर कैसे लेना है। साइड ऑफ द फ्रेन, ये फ्रेन्यूलम होता है, यानी बीच में ये टंग के जस्ट नीचे, और इसके साइड में जस्ट साइड में हम बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर रखते हैं, टिप ऑफ द थर्मोमीटर जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पे रीडिंग लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं अच्छे से ताकि दिखाई दे सके। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, टिम्पैनिक का मतलब होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है ना, टिम्पैनिक से ही पता चलता है, मतलब कान में हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड सेंसर इन द थर्मोमीटर सेंस हीट फ्रॉम द बॉडी गिवन ऑफ बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब कि ये थर्मोमीटर काम करता है इंफ्रारेड रेज डिटेक्ट करके, ठीक है, जो हीट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उससे निकलती है। मतलब जो हीट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से निकलती है, जो हीट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से निकलती है, उससे क्या होता है, इंफ्रारेड रेज निकलती है। क्या निकलती है, इंफ्रारेड रेज निकलती है। उन्हीं को डिटेक्ट करने का काम जो है वो क्या करते हैं, यही सेंसर, जो इंफ्रारेड सेंसर्स होती हैं, इनका ये काम होता है, ठीक है। देन उसके बाद द थर्मोमीटर डज नॉट टच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि थर्मोमीटर जो है वो डायरेक्टली ईयर ड्रम को या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच नहीं करता, इसीलिए ये मेथड जो है सेफ माना जाता है और ईयर को जो है कोई भी डैमेज नहीं होता। दिस साइट अलाउज ईजी एंड सेफ मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, मतलब
ईयर के थ्रू जो है टेम्परेचर लेना एक ईजी और सेफ मेथड रहता है, स्पेशली जब क्विक और एक्यूरेट रीडिंग जो है वो हमें चाहिए होती है। हाउएवर इट शुड नॉट बी यूज फॉर पेशेंट्स हु हैव ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर इन्फेक्शन और पेन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर पेशेंट के ईयर से पस या डिस्चार्ज आ रहा है, ईयर इन्फेक्शन है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं उसमें कोई भी पेन है, तो इस मेथड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीडिंग जो है वो गलत आ सकती है और पेशेंट के लिए जो है हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर जो है वो इसकी जो रीडिंग होती है उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है 36.8 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर फ़ारेनहीट की बात करें 98.2 डिग्री फ़ारेनहीट टू 100 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेस द पेशेंट इन ईदर सिटिंग और साइड लाइंग पोजीशन। अब ये जो टेम्परेचर अगर हमने चेक करना है, हमने क्या करना है, पेशेंट को या तो बिठाना है या फिर साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करनी है। अब बात करिए यहाँ पे फॉर एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स की बात करें या चिल्ड्रन जो कि ओल्डर दैन 3 ईयर्स, या वो बच्चे जो 3 ईयर्स से बड़े होंगे, जेंटली हमने पुल करना है ना, खींचना है द अपर पार्ट ऑफ द ईयर। जो अपर पार्ट ऑफ द ईयर ये है, अपर पार्ट ऑफ द ईयर, उसको क्या करना है, जेंटली स्लोली हमने क्या करना है, धीरे धीरे से क्या करना है, हमने उसको पुल करना है अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड पुल करेंगे पहले अपर की तरफ एंड बैकवर्ड्स उसके बाद पीछे की तरफ, एंड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, है ना, ये हम क्यों करते हैं, ताकि इससे क्या होगा, थर्मोमीटर का प्रोब जो है वो ईजीली जो है कान के अंदर जा सके, ठीक है, और प्रॉपर रीडिंग मिल सके। देन उसके बाद चिल्ड्रन, अगर बच्चा जो है 3 साल से छोटा होगा, 3 साल से छोटा होगा, हमने क्या करना है, पुल द लोअर पार्ट ऑफ द ईयर डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड टू स्ट्रेटन द ईयर कैनाल। अगर बच्चा जो है 3 साल से छोटा है तो उनका ईयर कैनाल ऑब्वियसली बात है छोटा तो होता है और थोड़ा अलग शेप का होता है, इसीलिए उनमें क्या करते हैं, ईयर के लोअर पार्ट को हम नीचे और पीछे खींचते हैं ताकि ईयर कैनाल जो है वो स्ट्रेट हो सके और थर्मोमीटर जो है वो सही रीडिंग दे सके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया जाता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर दिखाया है कैसे लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक्सिलरी टेम्परेचर। द एक्सिलरी साइट इज द मोस्ट प्रेफरेबल साइट फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स एंड अमंग द न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन व्हेन ऑरल साइट इज कंट्राइंडिकेटेड। मतलब एक्सिलरी का मतलब होता है आर्मपिट या बाजू के नीचे का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी साइट बोलते हैं। ये साइट जो है ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में जो है प्रेफर की जाती है, स्पेशली न्यूबॉर्न हो गए, नए जो बच्चे जन्मते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, या फिर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो होते हैं, उनमें ये जो है प्रेफर्ड साइड होती है। और अगर ऑरल साइट जो है वो कंट्राइंडिकेट होती है, जैसे पेशेंट विथ अनकॉन्शियसनेस, अगर कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, या फिर ऑरली कोई भी माउथ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक्सिलरी साइट जो है एक सेफ अल्टरनेटिव होता है। देन उसके बाद एक्सिलरी रीडिंग्स आर अफेक्टेड बाय एम्बिएंट टेम्परेचर, लोकल ब्लड फ्लो, प्लेसमेंट ऑफ द प्रोब एंड क्लोजर ऑफ द एक्सिलरी कैविटी। इसका मतलब क्या है कि एक्सिलरी रीडिंग हमेशा जो है एक्यूरेट तभी होगी जब कुछ चीज़ें आपने जो है सही करोगे। जब आप कुछ चीज़ें सही करोगे तभी आपकी रीडिंग सही आएगी। सबसे पहली चीज़ एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है। दूसरा लोकल ब्लड फ्लो है ना, लोकल ब्लड फ्लो भी अफेक्ट करेगा, यानी अगर सर्कुलेशन जो है वो वीक है तो रीडिंग जो है वो लो आ सकती है। देन उसके बाद तीसरा प्लेसमेंट ऑफ द प्रोब, अगर ये प्लेसमेंट आपकी सही जगह पे होगी तो सही रिजल्ट आएगा, वरना रीडिंग जो वो गलत आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद क्लोजर ऑफ द एक्सिलरी कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पेशेंट का आर्म जो है वो प्रॉपरली क्लोज हो ताकि प्रोब जो है वो आर्म पिट में क्या हो, सही से टाइट फिट हो और करेक्ट रीडिंग आ सके। तो ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है, पहला एम्बिएंट टेम्परेचर, दूसरा लोकल ब्लड फ्लो, तीसरा जो है हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ द प्रोब एंड क्लोजर ऑफ द एक्सिलरी कैविटी। ये चीज़ इसको जो है क्या करती है, बहुत अच्छे तरीके से जो है अफेक्ट करती है। देन उसके बाद कैसे प्लेस करना है, प्लेसमेंट दिया है, Place the probe in the center of the armpit. Hold the patient's arm by the patient's side until the measurement is complete or thermometer beeps. ठीक है, कैसे प्लेस करना है, प्लेसमेंट के लिए थर्मोमीटर का प्रोब जो है वो बिल्कुल आर्मपिट के सेंटर में रखा जाता है ना। उसके बाद क्या करना होता है, पेशेंट का आर्म जो है वो बॉडी के साइड से चिपका कर बंद करना होता है ताकि प्रोब जो है वो टाइटली आर्मपिट में जो है वो कवर हो जाए। फिर रीडिंग जो है तब तक लेते हैं जब तक जो है थर्मोमीटर बीप ना करे या मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट ना हो, ठीक है। देन उसके बाद नॉर्मल वैल्यू की बात करी है। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है ऑरल से कम ही होता है। रीडिंग्स रेंज फ्रॉम 35.9 डिग्री सेल्सियस टू 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये होता है इसका डिग्री सेल्सियस में। और फ़ारेनहीट की बात करें 96.7 डिग्री फ़ारेनहीट टू 98.5 डिग्री फ़ारेनहीट, ये याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है। द रेक्टल टेम्परेचर जिसको हम कोर बॉडी टेम्परेचर भी बोलते हैं, इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट रूट्स।
ठीक है, मतलब कि रेक्टल टेम्परेचर एक कोर बॉडी टेम्परेचर होता है और इससे जो है हम पेशेंट का बॉडी जो है, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको बहुत ही एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर सकते हैं थ्रू द रेक्टल रूट। यानी अगर हमें एग्जैक्ट कोर बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है तो रेक्टल साइड जो है बेस्ट रहती है। However, most of the patients feel embraced when their temperature is taken rectally। लेकिन एक ड्रॉबैक ये होता है इसका कि ज़्यादातर पेशेंट जो है वो क्या करते हैं, एम्ब्रेसमेंट जो है वो फील होती है पेशेंट्स को, क्योंकि ये साइड थोड़ा अनकम्फर्टेबल और प्राइवेट होता है। ठीक है, दैन उसके बाद however should not be used in neonates, children with diarrhea, because the insertion of the thermometer can slow down the heart rate by stimulating the vagus nerve। ठीक है, रेक्टल थर्मोमीटर जो है न्यूनेट्स में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होती हैं उनमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह डायरिया वाले बच्चे जो होते हैं, डायरिया वाले पेशेंट छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब थर्मोमीटर जो है रेक्टम में इंसर्ट करते हैं तो कभी कभी जो है वैगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे हार्ट रेट जो वो डेंजरसली स्लो हो सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद डोंट इंसर्ट ए रेक्टल थर्मोमीटर इनटू अ पेशेंट हु हैज़ अ लो प्लेटलेट काउंट। मतलब अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है तो रेक्टल थर्मोमीटर हमने यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेक्टम के अंदर थर्मोमीटर जो है, अगर हम थर्मोमीटर डालते हैं रेक्टम के अंदर तो उससे ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, और लो प्लेटलेट वाले पेशेंट्स में वो बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस हो सकता है। दैन उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर दिया, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर दिया है, इसकी रीडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग साइड से जो है जब आप टेम्परेचर ले रहे हो, अलग अलग मेथड से ले रहे हो, तो नॉर्मल रेंज अपना अपना जो है आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर जो है इसकी रीडिंग कहाँ किस में रेंज करती है, 37.1 डिग्री सेल्सियस टू 38.1 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में होगा। और अगर फ़ारेनहीट में चाहिए तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहीट टू 100.5 डिग्री फ़ारेनहीट, ये इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, देन उसके बाद प्लेसमेंट, प्लेस द पेशेंट इन साइड लाइंग पोजीशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ताकि कंफर्टेबली जो है थर्मोमीटर जो है इंसर्ट किया जा सके पेशेंट की रेक्टम में। देन उसके बाद अप्लाई ल्यूब्रिकेंट ऑन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, रेक्टल थर्मोमीटर जो होता है उसके बल्ब पे हमेशा जो है हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करते हैं। ये इंसर्शन को स्मूथ बनाता है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता। विथ नॉन डोमिनेंट हैंड एक्सपोज द एनस and with dominant hand insert the thermometer approximately 3.5 to 4 cm in adults and 2.5 cm in children while instructing the patient to breathe deeply। ठीक है, अब नॉन डोमिनेंट हैंड जो है उससे हम क्या करेंगे, एनस एक्सपोज करते हैं, और डोमिनेंट हैंड से हम थर्मोमीटर जो है वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये डोमिनेंट हैंड और नॉन डोमिनेंट हैंड डिफर करेगा पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है जो इस प्रोसीजर को कर रहा होगा अपना, जो आप किसी का राइट हैंड डोमिनेंट होता है, किसी का लेफ्ट हैंड, वो आप देख लेना। ठीक है, जो एडल्ट्स होते हैं, अगर देखें एडल्ट्स की बात करें तो उनमें जो है 3.5 to 4 सेंटीमीटर तक जो है हम डालते हैं। ठीक है, दैन उसके बाद चिल्ड्रन जो चिल्ड्रंस में अगर बात करें उसमें जो है 2.5 सेंटीमीटर तक जो है हम करते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग करें ताकि मसल जो वो रिलैक्स हो जाए और थर्मोमीटर जो है वो ईजिली इंसर्ट हो सके। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा जो एडल्ट्स होते हैं उनमें हम कितना इंसर्ट करते हैं इनटू द रेक्टम, थर्मोमीटर की लेंथ बताइए, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर आपने इंसर्ट करना है चिल्ड्रंस में। ठीक है, देन उसके बाद लीव द थर्मोमीटर फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड डोंट लीव द पेशेंट अलोन वाइल थर्मोमीटर इज़ इन द प्लेस। आपने क्या करना है, आपने जैसे इंसर्ट किया उसके बाद 2 से 3 मिनट्स तक आपने इसको रेक्टम में ही रखना है बस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप रेक्टम में रखोगे पेशेंट के, तब आपने वहीं पे रहना है। ठीक है, तब आपने वहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप उसको अकेले छोड़ोगे तो वहाँ पे इंजरी या डिस्कम्फर्ट का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो वहाँ पे इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। ठीक है ना। रिमूव द थर्मोमीटर एंड प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन। उसके बाद क्या करना है, रीडिंग लेने के बाद थर्मोमीटर को जेंटली रिमूव करते हैं और पेशेंट को फिर से कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो एडजस्ट करके देना है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, थर्मोमीटर पहले प्लेस किया था, 2 to 3 मिनट्स आपने वेट किया था, बट वहाँ से भागना नहीं है, वहीं पे रहना है जब तक रीडिंग आएगी, उसके बाद निकालना है और उसको जो है वापस से जो है प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन वो प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। ठीक है,
एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इमेज भी दी है ना, फिगर भी दी है कि कैसे रेक्टल टेम्परेचर चेक किया जाता है। रेक्टल टेम्परेचर ऐसे चेक किया जाता है, ऐसे थर्मोमीटर प्लेस किया जाता है। देन उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ा दिया था यहाँ पे, यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे फ़ारेनहीट अगर आपने निकालना होगा तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा तो फ़ारेनहीट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहीट दिया होगा, ठीक है, F-32, तो वहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हो। ये कन्वर्जन है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर डिग्री फ़ारेनहीट में वैल्यू दिया है तो वहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस ऐसे निकाल सकते हो इस फार्मूला से। तो यहाँ पे ये टेबल जो है जहाँ पे कन्वर्जन किया है इन्होंने, ये रटा मार नहीं करना है, आप लोग रटा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे ना, ये फार्मूला अगर आप यूज़ करोगे, आप इसमें से कोई भी वैल्यू उठा सकते हो और इसका वैल्यू जो है आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अगर आपको फ़ारेनहीट निकालना है तो डिग्री सेल्सियस का पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे, यहाँ पे 1 एंड इसमें 2 लिखूंगा मैं, ठीक है। तो इस सब में आप कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे, अगर आपने ये वैल्यू दिया होगा तो यहाँ पे आप पहली यूज़ करोगे, और अगर ये वैल्यू दिए होंगे तो यहाँ पे आप दूसरी फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यह फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ये टेबल दिया है, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो आप लोग, ठीक है ना, ये आपको काम भी आएगा। तो बस आपको यहाँ पे रटा नहीं करना है, बस आपको बस फार्मूला याद होनी चाहिए। फ़ारेनहीट की है C × 9/5 ब्रैकेट में प्लस 32, और इसमें है C अगर डिग्री सेल्सियस निकालना होगा 5/9 F-32 ब्रैकेट में, बस ये फार्मूला याद रखना है। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह अल्ट्रेशंस इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।